डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 2 अध्याय फर्स्ट में आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा था। राइट टू एजुकेशन 2009 जो टोटल एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आपका फर्स्ट चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर में हम सारी समितियों को रखेंगे, जैसे मैकाले का हो गया, मैकाले का विवरण पत्र, 1813 का विवरण पत्र और उनका डिस्पैच हो गया। अगला टॉपिक है आपका, जैसे हमने इससे पहले आपको कवर किया था, हंटर आयोग। आगे है उसके आप आज़ादी के बाद की है कि शिक्षा आयोग है, कोठारी शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के उपरांत देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया। शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्रीय समाज का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का विकास, सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को उन्नयन, आधुनिकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परंपरागत मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना, धन का समान वितरण और 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आदि। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। इससे पहले की जो शिक्षा थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शिक्षा थी। इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है कि जो कोठारी आयोग था, पहली बार आज़ादी के पहले से एजुकेशन के लिए यहाँ पे संघ ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही थी व्यवसाय के माध्यम से। और जब यहाँ पे लोगों को शिक्षा की ज़रूरत पड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी में शिक्षित लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ी, तभी उसने स्वीकार किया भारत को शिक्षा देने के लिए। और भारत का शिक्षा देने का सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य मैकाले ने से मिलता है। 1813 का आप घोषणा पत्र देखोगे तो इसमें इम्पोर्टेंट था निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण, टेक्निकल बनाया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जो सुझाव के रूप में आपको 6-7 सुझाव है जो उद्देश्य के अंतर्गत भी आ जाता है। इसमें जो टोटल सदस्यों की बात की गई है 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 अन्य देशों से स्पेशलिस्ट लिए गए थे, विशेषज्ञ लिए गए थे। और उन अलग देशों से 6 कंट्री से स्पेशलिस्ट बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि वहाँ की शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा था। अगला टॉपिक है, जैसे देख लीजिए, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा आयोग ने कहा कि कृषि एवं उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने कहा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन अनिवार्य बना देना चाहिए। प्रजातंत्र की दृढ़ता के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण का अर्थ है कि मॉडर्न युग से, जो अभी वर्तमान का युग है, इसमें आधुनिक युग को विज्ञान के युग या मॉडर्न युग के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी व्यवसाय कल कारखानों जो इंजन मशीन पर निर्भर कर दिए जाते हैं, उनका आधुनिकीकरण कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं आधुनिकीकरण। अगला हेडिंग है आपका शिक्षा की संरचना पर स्तर।
आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। अध्यापक की स्थिति। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतन में संशोधन करने, वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित करने, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के सुझाव दिए। आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापक को विशेष मत देने, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में परामर्श दिए। अध्यापकों की स्थिति की बात करें तो उनकी वेतन इतनी कम थी, एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक एक ही टीचर सभी क्लासें लेते थे और वेतन इतनी कम थी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी उससे सुचारू रूप से नहीं चल पाता था, जिसके प्रति समाज में शिक्षक की कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर लोग रुचि नहीं दिखाते थे, क्योंकि शिक्षक की जो आर्थिक स्थिति होती थी वो इकोनॉमिकल कंडीशन, वेतन उनके इतने कम होते थे कि रुचि उनकी कम हो जाती थी। तो अध्यापक की स्थिति एक लेवल में बना रहे, इसके लिए ये था। अगला टॉपिक है आपका कि अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएं दी जाए, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया जाए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए जो स्नातक स्तर के हैं प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में MA की उपाधि होनी चाहिए या B.Ed की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी B.Ed या BTC जो ट्रेनिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं, बच्चों को जो BTC B.Ed के अंतर्गत जो ट्रेनिंग लेने आएंगे उनको जब टीचर ट्रेन करेंगे तो उनकी डिग्री दी हुई है। अगला है आपका शैक्षिक अवसरों की समानता। न्याय, समानता व स्वतंत्रता प्रजातंत्र के मूलभूत आधार हैं। अतः भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में भी सभी नागरिकों को अपनी योग्यता का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए, प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजना बनाई जाए। नेक्स्ट है आपका विद्यालय शिक्षा विस्तार। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 या 3 मील से दूर होना चाहिए। जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्ययन न करना चाहते हों उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो किलोमीटर बच्चों की बात कही है, तो NCF 2005 में डिसाइड कर दिया गया कि किलोमीटर कितनी दूरी पर रहेगी, इसका पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। तो RTE राइट टू एजुकेशन में 1 से लेके कक्षा 5 तक की जो दूरी है 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी निश्चित कर दी गई है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। यानी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर और जो माध्यमिक होता है 6 से लेके 8 तक होता है, जो प्राथमिक विद्यालय में के बाद 6 से 8 तक आता है उसकी दूरी आपकी कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए। रेशियो हमने आपको बताया ही था। अगला है आपका पाठ्यक्रम सुधार। पाठ्यक्रम के सुधार के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक का
पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। स्कूल को अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्य वस्तु बनाने तक की छूट होनी चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लास्ट है 8, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन। शिक्षण विधियाँ अब इतनी सारी जो मेथड निकल के चले आए, जैसे किंडरगार्टन प्रणाली हो गया, शिक्षण हो गया, भ्रमण विधि, ये बहुत सारी विधियाँ पहले भी इन विधियों को इंक्लूड किया गया था जो टीचिंग मेथड्स हैं। आयोग ने विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए सुझाव दिए, जैसे शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए। जैसे विधि की बात कर ले, आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि। प्रधानाचार्य एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों का प्रसार करने के लिए प्रदर्शन, वर्कशॉप, प्रशिक्षण, सेमिनार व अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तक को NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के अनुसार होने चाहिए। टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।